बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राफ़िया अशरफ। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हम फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस को डिस्कस करेंगे। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस की अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें सबसे पहले, तो दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो डोर्सल और वेंट्रल दोनों साइड से कंप्रेस्ड हुई होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज फ्लैटवर्म्स। इसके अलावा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये कंसिस्ट करते हैं 3 लेयर्स पर। इनके अंदर 3 लेयर्स मौजूद होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो कि हमने डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, उसके अलावा इनके अंदर एक थर्ड लेयर मौजूद होती है जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में होती है और उसको मेसोडर्म कहा जाता है। दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा दे आर एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स का मतलब है कि दे हैव नो बॉडी कैविटी। इनके अंदर कोई ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। सिमिट्री के लिहाज से अगर बात करें तो दे आर बायलेटरल सिमिट्री। इससे पहले हमने रेडियल सिमिट्री के बारे में डिस्कस किया है कि रेडियल सिमिट्री वो सिमिट्री होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म को अगर आप सेंट्रल एक्सिस के अराउंड किसी भी प्लेन में पास, उसमें से सेंट्रल एक्सिस के अराउंड, सेंट्रल एक्सिस में से कोई भी प्लेन किसी भी एंगल पे अगर पास करता है तो वो उसको इक्वल हाफ्स में, टू में कन्वर्ट कर देता है। उसको रेडियल सिमिट्री कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल एक्सिस में से किसी भी प्लेन में पास करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्लेन में पास करने से वो सिर्फ 2 में कन्वर्ट हो, और किसी भी प्लेन में पास होने से उसको आप इक्वली हाफ्स में कन्वर्ट ना कर सको, तो दैट सिमिट्री विल बी नॉन एज बायलेटरल सिमिट्री। उसको बायलेटरल सिमिट्री कहते हैं। और प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें जो स्पीशीज़ मौजूद हैं, दे शो बायलेटरल सिमिट्री विद फ्यू एक्सेप्शंस। ये तमाम स्पीशीज़ जो कि इस फाइलम में मौजूद हैं वो पैरासाइट्स कहलाती हैं। पैरासाइट्स यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह रहे होते हैं, होस्ट स्पीशीज़ पर रह रहे होते हैं और वहाँ से अपनी फूड जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। ये पैरासाइट्स जो है मोस्टली एंडो फॉर्म में होती है। एंडो पैरासाइट्स इसलिए इनको कहा जाता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसमें पैरासाइट्स ही आते हैं। साइज़ जो है इनमें रेंज करता है वो फ्यू मिलीमीटर से लेकर सेवरल मीटर्स तक। फ्यू मिलीमीटर में अगर हम देखें तो उसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है प्लेनेरिया की, जो कि 10 मिलीमीटर जिसका साइज़ होता है नॉर्मली। और जबकि सेवरल मीटर्स में अगर हम देखें तो टेप वर्म, जो कि जिसकी लेंथ जो है वो वेरी कर सकती है, कई मीटर्स तक उसकी लेंथ हो सकती है। उसके बाद डिफरेंट सिस्टम्स हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है कि क्या कोई कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ही होता है, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में भी कि सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है फूड की एंट्री के लिए भी, और उसके बाद वहाँ से वेस्टफुल मटेरियल के निकलने के लिए भी, उसके एग्जिट होने के लिए भी। तो दैट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। और इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर यानी कि फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेस में मौजूद जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर भी सेम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि सैक टाइप डाइजेस्टिव सिस्टम ही मौजूद होता है। जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासाइट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये स्पीशीज़ हैं इस फाइलम में, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, वो एब्सेंट होता है। उसकी रीज़न यही होती है कि क्योंकि पैरासाइट्स जो होते हैं उन्होंने ऑलरेडी किसी होस्ट पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है, होस्ट स्पीशीज़ पर से अपनी फूड लेनी होती है, तो इसलिए उनको खुद फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसके अंदर मौजूद होता है, जो कि कंसिस्ट करता है ब्रांचिंग ट्यूब्स पर कंसिस्ट करता है, जो कि बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स इनको कहा जाता है, और इनको फ्लेम सेल बोला जाता है। फ्लेम सेल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शक्ल थोड़ी सी फ्लेम लाइक आती है लुक, क्योंकि इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से जब वो सीलिया मूव करते हैं तो वो एक फ्लिकरिंग फ्लेम की तरह नज़र आ रहे होते हैं, इसलिए उनको फ्लेम सेल्स कहते हैं। एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आइज़ जो हैं वो उनके हेड रीजन पर मौजूद होते हैं, एंटीरियर साइड पर मौजूद होंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है, कोई प्रॉपर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी जो है कोई प्रॉपर इसके अंदर मौजूद नहीं होता। तो इसके साथ ही आगे हम न्यूट्रिशन की अगर बात करें
तो न्यूट्रिशन जो है, क्योंकि मोस्टली स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, वो अपने न्यूट्रिशंस जो हैं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अपने होस्ट से हासिल कर रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, टेपवर्म है, ये एक एंडोपैरासाइट है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, स्पेशली ह्यूमंस के अंदर जो है, उनकी इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है वो रह रहा होता है। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि फ्री लिविंग फॉर्म में होती हैं, जो कि पैरासाइट के तौर पर नहीं रहती, बल्कि बगैर पैरासाइट के ही रह रहे होते हैं। तो वो अपनी फूड कहाँ से हासिल करेंगे? वो अपनी फूड डिफरेंट डेड ऑर्गेनिक मैटर या एनिमल से हासिल कर रहे होते हैं, डिकेइंग एनिमल से हासिल कर रहे होते हैं, जैसा कि प्लेनेरिया। फिर आती है बात मूवमेंट की, कि इनकी मूवमेंट कैसे होगी। मूवमेंट के हवाले से अगर देखें तो इनकी बॉडी में बहुत शॉर्ट हेयर लाइक सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनकी लोअर सरफेस पर जो है, उनकी बॉडी की निचली सरफेस पर मौजूद होंगे। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो, ये आपको बहुत नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल थ्रेड लाइक छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि बहुत गौर से देखने पर आपको नज़र आएंगे। तो फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्योंकि मोटाइल होते हैं, इसलिए उनके अंदर ये सीलिया मौजूद होते हैं फॉर द मूवमेंट इन द इन्वायरमेंट। जबकि जो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं उनकी मूवमेंट ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्टेड होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी होस्ट पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो अपनी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किए रखते हैं, ताकि वहीं से वो अपनी फूड को, अपने सिस्टम्स को कैरी ऑन कर सकें। रिप्रोडक्शन जो है इसके अंदर सेक्शुअली और एसेक्शुअली दोनों तरीक़ों से हो रही होती है। एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है दैट कंसिस्ट ऑफ फिजन प्रोसेस, वो फिजन के प्रोसेस से होता है। फिजन प्रोसेस क्या होता है? जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म कंस्ट्रिक्ट करता है बिटवीन टू स्पीशीज़, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दरमियान से कंस्ट्रिक्ट करेगा और दो हिस्सों में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों हिस्से जो हैं वो एक अलग अलग इंडिविजुअल के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक फिजन प्रोसेस जो है इसके अंदर हो रहा होता है। सेक्शुअल प्रोसेस जो है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, उस हवाले से देखें तो ये स्पीशीज़ जो है, रिप्रोडक्शन इन स्पीशीज़ के अंदर हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल्स में इनकी सबसे पहले अगर हम बात करें प्लेनेरिया की, जो कि फ्री लिविंग है विद अ सीलिएटेड आउटर कवरिंग, यानी कि सीलिया मौजूद होंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं इस बात को कि वो फ्री लिविंग होते हैं और उनको मूवमेंट के लिए सीलिया रिक्वायर होते हैं। दूसरी एग्जाम्पल और जो है वो फेस्क्यूला, साइंटिफिक नेम है उसका, जिसको लिवर फ्लूक भी कहा जाता है। ये एंडोपैरासाइट है जो कि शीप में प्रेजेंट होता है और बाज़ औक़ात ह्यूमन बींग्स में भी मौजूद होता है। इसकी जो अटैचमेंट के लिए इसके पास सकर्स मौजूद होते हैं, जिसके साथ ये अपने आप को इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे अपने आप को अटैच कर लेता है। थर्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दैट इज़ टाइनिया, जिसको टेपवर्म कॉमनली कहते हैं। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस्ड बॉडी है इन सब के अंदर, और ये बिल्कुल एक टेप की तरह आपको नज़र आ रही है, इसलिए इसको टेपवर्म कहा जाता है। ये एक एंडोपैरासाइट है ह्यूमंस के अंदर। उसके अलावा ये कैटल में भी होता है और पिग में भी होता है, जो अपना लाइफ साइकिल जो है ये दो होस्ट के अंदर कंप्लीट कर रहा होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो एक इसका इंटरमीडिएट होस्ट है दैट इज़ पिग और कैटल। इसके अंदर प्रोग्लोटिड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं कि अगर आप इनकी डायग्राम को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसकी बॉडी जो है ये बहुत सारे सेक्शंस में कन्वर्ट हुई हुई होती है, कि इसकी बॉडी में आपको बहुत सारे छोटे छोटे मार्किंग्स नज़र आ रही हैं। ये सेक्शंस क्या होते हैं कि जब ये इसका एक भी हिस्सा जो है, इसके एंड से एक इसका जो सेगमेंट है वो भी अगर टूट कर या ब्रेक होकर किसी तरह से कंस्ट्रक्ट होकर बाहर बॉडी में से निकल जाए, तो वो प्रोक्लोटिड कहलाता है, और वो कहीं पर भी जाकर अटैचमेंट जो है ना उसको प्रोवाइड करता है। इसकी अंदर एग्स मौजूद होते हैं जो कि नेक्स्ट होस्ट के अंदर जाकर अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे होते हैं, और उसकी वहाँ पर ग्रो करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद एडाप्टेशंस की बात करें तो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए इनकी जो एडाप्टेशंस हैं, कि कौन कौन से बेसिक फीचर्स हैं जो इनको इस काबिल बनाते हैं कि जो इनको पैरासिटिक लाइफ के तौर पे ये रह सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट आर द एडाप्टेशंस फॉर पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इन फ्लैटवर्म्स और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो सबसे पहला जो एक एडाप्टेशन है दैट इज़ एपिडर्मिस इज़ एब्सेंट। इनकी एपिडर्मिस मौजूद नहीं होती, बल्कि इनकी प्रोटेक्शन के लिए एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल प्रेजेंट होती है इनकी बॉडी पर, जो कि रेजिस्टेंट होती है। रेजिस्टेंट किस लिए होती है? ताकि वो डिके ना हो सके। वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ताकि क्योंकि एंडोपैरासाइट के तौर पर ज़्यादातर हो रहे होते हैं, तो बॉडी के अंदर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो उसको ब्रेक डाउन ना कर सकें, इसीलिए वो एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल होती है, जो कि एक हार्ड स्केलेटन, हार्ड स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद होती है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डाइजेशन, फ्रॉम डिकेइंग।
प्रोसेस। सेकेंड जो एडाप्टेशन है दैट इज़ एडहेसिव ऑर्गन्स, कि इनके अंदर कुछ एडहेसिव ऑर्गन्स, एडहेयर करने के लिए ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि सकर्स हैं या हुक्स हैं, जो कि इसको जिसकी मदद से ये अपने आप को या अपनी बॉडी को जो है होस्ट स्पीशी के ऑर्गन्स के साथ अटैच करने में हेल्प कर देते हैं। उसके बाद इसके अंदर इसके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी हमने पढ़ा कि मोर देन 2 होस्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये अपनी आधी लाइफ एक होस्ट में और आधी लाइफ जो है किसी दूसरे होस्ट में गुजार रहे होते हैं। ये भी एक तरह से इनकी एक अडॉप्टेशन है सर्वाइवल के लिए, कि ये पैरासाइट के तौर पर रह सकें, ताकि एक ही होस्ट के ऊपर रहते हुए इनकी ज़िंदगी एक ही मतलब ज़्यादा ऑब्वियसली उसको डेंजर होगा कि उसके अलावा कि अगर दूसरे होस्ट पे आधी ज़िंदगी गुजार देंगे तो जिसकी वजह से इनके लिए एक आसानी हो जाती है आगे सर्वाइव करने के लिए। फिर आती है डीजनरेशन ऑफ मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। ऑब्वियसली क्योंकि इन्होंने पैरासाइट्स के तौर पर रहना है, इनको अपना कोई भी बॉडी सिस्टम इस तरह से ख़ास डेवलप नहीं करना पड़ता, स्पेशली मस्कुलर सिस्टम और ना ही अपना नर्वस सिस्टम। तो क्योंकि पैरासाइट्स के तौर पर इनके लिए उसके वो सारे सिस्टम जो है इनके अंदर डीजनरेट हुए हुए होते हैं, वो डेवलप प्रॉपरली नहीं हुए हुए होते। फिर आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि 2 होस्ट पर स्पीशीज़ जो है अपनी सर्वाइव कर रहा है, तो वो कॉम्प्लिकेशन किस तरह से होती है कि वो ओवा जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। एग्स, ओवा यानी कि एग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करेंगे, ताकि इनका सर्वाइवल जो है, सर्वाइवल रेट जो है वो इंक्रीज़ कर सके, कोई ना कोई एग जाकर फर्टिलाइज हो सके और उसके बाद वो अगली जो है अपनी रिप्रोडक्शन जो है अपनी अगली नस्ल को सर्वाइव करवा सकें। तो ये 5 एडॉप्टेशंस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हैं और ये आपने याद रखनी है। इसके बाद आती है बात इन्फेस्टेशन की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके हवाले से अगर आप देखें तो अभी हमने बात की थी प्रोग्लोटिड्स की पिछले टॉपिक में। प्रोग्लोटिड्स क्या होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टेपवर्म दिखाया हुआ है जो कि किसी भी एंडा पैरासाइट के तौर पर रहता है। इसका मैंने बात की थी कि इसका जो ये एक सेगमेंट होता है दैट इज़ नॉन एज प्रोग्लोटिड्स। बाज़ वक़्त क्या होता है कि ये प्रोग्लोटिड्स जो है ये फीसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म में से एक्सक्रीट होता है, ठीक है। और ये जब फीसिस के थ्रू यहाँ से एक्सक्रीट होता है तो ये बहुत सारे एग्स जो हैं इसके इसके अंदर जब प्रोड्यूस हुए होंगे तो वो एग्स जो है वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये एग्स जब यहाँ से रिलीज़ होते हैं तो ये फीसिस के साथ कंटामिनेट कर जाते हैं और मौजूद होते हैं, और वो किसी भी घास पर या किसी भी ऐसी जगह पर मौजूद हो सकते हैं जहाँ से कोई भी सेकेंडरी होस्ट जो है वो अपनी फूड ले रहा होता है, ठीक है। जब ये सेकेंडरी होस्ट जो है ये अपनी फूड वहाँ से हासिल करेगा तो ये एग्स जो हैं उसकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। अब ये उसकी बॉडी में एंटर होने के बाद उसके मसल्स के अंदर जाकर ये इंसिस्टेड फॉर्म में मौजूद होंगे और लार्वा जो है प्रोड्यूस कर देंगे, अपनी एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे और वो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के तौर पर वे वहाँ पर स्टे किए रहेंगे। अब जब इंसान या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो या प्राइमरी होस्ट जिसको आप कह सकते हो, वो जब फूड खाता है, बीफ खाता है स्पेशली, तो या पिग या कोई भी ऐसा गोश्त जो कि प्रॉपरली कुक ना हुआ हुआ हो, तो वो जब वो इस फूड को खाएगा, ये इस मीट को खाएगा, तो इसके अंदर मौजूद ये लार्वा जो है ये दोबारा ह्यूमन बींग्स के अंदर यानी कि प्राइमरी होस्ट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से और क्योंकि इसके पास हुक्स भी मौजूद हैं और उसके अलावा सकर्स भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर अपने आप को अटैच करा लेता है। तो इस तरह से ये जो है अपना साइकिल जो है वो कंप्लीट करते हैं और इस प्रोसेस को इन्फेस्टेशन कहते हैं, जिसके थ्रू ये अपनी जो लाइफ साइकिल जो है उसको कंप्लीट करते हैं। और इसके लिए ऑब्वियसली कि ये जब फूड प्रॉपरली कुक नहीं होगी तो वो एक तरह से बेहतरीन ज़रिया होता है इसका कि ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में पहुंच जाएं और अपना लाइफ साइकिल जो है वो उसको कंप्लीट कर सकें। फिर बात आती है डिसइन्फेस्टेशन, कि डिसइन्फेस्टेशन कैसे हो सकती है। तो उस हवाले से है कि हमें ऑब्वियसली केयर को सबसे पहले अपनाना चाहिए। प्रिवेंटिव मेजर्स हमेशा सबसे पहला एक तरीका होता है किसी भी बीमारी से या किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए। तो केयर शुड बी टेकन टू कुक फूड प्रॉपरली बिफोर ईटिंग इट, कि जब भी हम बीफ पकाएं, कोई भी गोश्त पकाएं, तो उसको हम अच्छी तरह से पका लें ताकि उसके अंदर मौजूद कोई भी एग्स, लार्वा या कोई भी ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें, वो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अच्छी तरह से डेड हो जाएं, किल हो जाएं, ताकि हमें ये प्रॉब्लम उनको सेकंड होस्ट ना मिले अपनी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से अगर ये प्रॉब्लम अगर हो जाता है कि हम फिर भी इन्फेक्ट हो गए हैं, इन्फेस्टेशन का मसला हमें आ गया है, उसको हमारी बॉडी तक पहुंच गया है वो वर्म और अपनी लाइफ साइकिल को उसने कंप्लीट कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे कि सर्टन मेडिसिन जो हैं वो ली जाती हैं
ये दी जाती है, मेडिकेशन की जाती है, जिससे हम इसको रिमूव कर सकते हैं। इस एंडोपैरासाइट से, इस एंडोपैरासाइट को रिमूव करने के लिए डॉक्टर जो है वो इसको सजेस्ट कर रहा होता है। उसके बाद उसके अलावा इन ट्रीटमेंट के अलावा, ड्रग्स के अलावा जो हैं कुछ फिजिशियंस जो हैं वो फिर अल्टीमेटली एनीमा भी देते हैं पेशेंट को, ताकि वो फुली जो है वो उस पैरासाइट को बॉडी में से रिमूव कर सकें और ये बिल्कुल ही जो है ये प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाए। तो ये एक दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आज फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस और इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स, उसकी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अलावा उसके रिप्रोडक्शन मेथड्स और कुछ एडाप्टेशंस के बारे में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।